अष्टांग हृदय सूत्रस्थान पहला अध्याय प्रथमो अध्याय। तो शुरुआत जो है ये मंगलाचरण से होती है। रागादि रोगान सततानुशक्तान अशेषकाय प्रसृतान अशेषान औत्सुक्य मोहान रिक्तान जगान्यो अपूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै। इसका अर्थ क्या है कि रागादि रोग मतलब सभी प्रकार के रोग। रागादि क्यों कहा? तो मानस रोग और शारीरिक रोग अभी प्रिडोमिनेंटली रोग कहते ही शारीरिक रोग मानते हैं, लेकिन सिर्फ शारीरिक रोग नहीं, मानस रोग भी जो मन को भी तकलीफ देते हैं ऐसे रोग। और मन को तकलीफ जो होती है तो शरीर के माध्यम से ही होती है। तकलीफ जो होती है वो शरीर के माध्यम से होती है, तो इस कारण से उन्होंने रागादि कहा। रागादि रोग जो है सतता अनुशक्तान, तो हमेशा तकलीफ देते रहते हैं, कभी एक क्षण के लिए भी हमें अकेला नहीं छोड़ते। शारीरिक रोग जो है वो कभी कभी मिट जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, तो उससे मुक्ति मिलती है। नया रोग होने तक उससे शारीरिक रोग से पीड़ा नहीं होती। लेकिन मानस रोग जो है वो तो हमेशा पीड़ा देते रहते हैं। तो सतता अनुशक्ता अशेषकाय प्रसृतानुशेषान और सुख्य मोहान प्रतिदान जघान। तो ये ऐसे व्याधियों को अशेष निशेष उसका एक अंश भी शरीर में ना रहे, इस प्रकार से जिस व्यक्ति जिसने निकाल दिया, ऐसे अपूर्व वैद्य को हम नमन करते हैं। ऐसा करके ये मंगलाचरण है। तो अध्याय की शुरुआत मंगलाचरण से होती है और उसके आगे जाते हैं और कहते हैं कि अगला श्लोक। अथात आयुष्कामीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः। तो अभी हम आयुष्कामीय अध्याय का व्याख्यान करेंगे। कैसे करेंगे? इतिह स्माहु आत्रेयादयो महर्षयः। तो अगर पढ़ेंगे तो है इतिह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः, ये संधि है। तो उसका विग्रह करेंगे स्माहु आत्रेयादयो महर्षयः, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने बताया था। तो हम खुद से उसमें कुछ जोड़ेंगे नहीं, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने बोला था वैसा ही हम आयुर्वेद का वर्णन करेंगे। जो उन्होंने बोला था वही बोलेंगे। तो उन्होंने क्या बोला था? आयु कामयमानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादरः। आयु कामयमानेन, आयु की कामना करने वालों ने, मतलब जिनको आयु की कामना है, मतलब अच्छा आयुष्य जिनको जीना है, अच्छा स्वास्थ्य जिनको अपेक्षित है, धर्मार्थ सुख साधन, उन्होंने क्या करना चाहिए? धर्म अर्थ सुख साधन, धर्म अर्थ और सुख का जो साधन है, ऐसे आयुर्वेद उपदेशेषु, ऐसे आयुर्वेद के उपदेशों को विधेय परमादर, उसका परम आदर करना चाहिए। मतलब जिन्हें अच्छे आयु की कामना है उन्होंने धर्म अर्थ सुख के साधन, ऐसा जो आयुर्वेद है उसके आदेशों का, उपदेशों का आदर करना चाहिए। अभी आदर करना मतलब क्या है? सिर्फ मन में रिस्पेक्ट होगा तो उसको आदर कहेंगे क्या? तो उसका भी विवरण जो है टीकाओं में दिया हुआ है। प्रेफरेबली टीका तो नहीं पढ़ेंगे हम, लेकिन अभी ये ऐसा विषय है इसमें टीका है और बहुत ही स्पेसिफिक है। तो अगर आचार्य अरुण दत्त की टीका अगर देखेंगे तो अभी ये चौथे पेज पर दाहिनी ओर अगर देखेंगे तो आयुर्वेदार्थो उपपत्ति भी इत्युपदेशा आयुर्वेद तंत्राणि,
इसके आगे देखेंगे तो तेषु परमादरः लिखा है, उसका परमादर, आयुर्वेद का परमादर कैसे करना है। पाठावबोध अनुष्ठान रूप उत्कृष्टो यत्नकार। पाठ, अवबोध, अनुष्ठान, और सिर्फ पाठ अवबोध और अनुष्ठान नहीं, उसका उत्कृष्ट यत्नकार है। अभी पाठ मतलब क्या, तो पढ़ना, पढ़ना, बार बार पढ़ना। कोई भी चीज है जो लिखित स्वरूप में है तो उसका पाठ करना, कंठस्थ करना हो सके तो पाठ हुआ। अवबोध, अवबोध मतलब जो बोला गया है, जो लिखा गया है उसको अच्छे से समझना। अभी पढ़ तो रहे हैं तो केवल पाठ करना काम नहीं होगा, उसको अच्छे से समझना, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या लिखा है, उसका अर्थ अच्छे से समझ लेना, अवबोध। और अनुष्ठान, अनुष्ठान करना मतलब उसको क्रियान्वित करना, उसको जीवन में लाना। तो पढ़ना, उसको समझना, और उसका अनुकरण करना, जो बोला है, जो बताया गया है उसका अच्छे से अनुकरण करना, ये है पाठ अवबोध अनुष्ठान। और ये तीनों चीजें करना, कैसे करना, उत्कृष्ट यत्न कार्य, बहुत ही अच्छे प्रकार से इसे फॉलो करना, वो अच्छे से अपने जीवन में उसका उपयोग करना। और कैसे उपयोग करना, उत्कृष्ट उपयोग करना, उत्कृष्ट उपयोग हो इसके लिए प्रयत्न करना, यत्न कार्य, तो उसे कहते हैं परम आदर। सिर्फ अष्टांग हृदय ले लिया, आयुर्वेद का जो है, आयुर्वेद का फल हमें मिलना चाहिए इसलिए अष्टांग हृदय ले लिया, दिन में 3 बार उसको प्रणाम किया, भगवान के सामने वो रख दी और प्रणाम किया, और महर्षि वाग्भट की स्तुति की, और अध्याय के कुछ श्लोकों का पठन किया, तो काम हुआ क्या। आदर तो है, काफी आदर है, लेकिन उससे फल नहीं मिलने वाला। तो फल अगर चाहिए तो सिर्फ पाठ नहीं, सिर्फ आदर नहीं, पाठ अवबोध अनुष्ठान, और उसका उत्कृष्ट यत्न, तो ही उसका फल मिलता है। हम नीचे अगर देखेंगे, आचार्य हेमाद्रि भी इसमें यही कहते हैं, तेन च आयुर्वेद उपदेशेषु अस्मद्वाक्येषु परम अत्यर्थम आदरो विधेय पाठ अवबोध अनुष्ठानैः। तो पाठ अवबोध और अनुष्ठान जब करेंगे तभी हम उसको कहते हैं कि परम आदर है। हाँ, सच में उसका आदर कोई कर रहा है। तो आदर मतलब सिर्फ रिस्पेक्ट ऐसा नहीं है, तो फॉलो करना है, जीवन में उसे लाना है। उसके आगे क्या कहते हैं, ब्रह्म स्मृता यशो वेदम प्रजापतिमजिग्रह। तो अभी तक उन्होंने क्या कहा कि ये, हम अभी अष्टांग हृदय का आयुष्कामी अध्याय बताएंगे। कैसा बताएंगे, जैसा अत्रेय आदि महर्षियों ने बताया, आयु की कामना करने वालों ने आयुर्वेद को फॉलो करना चाहिए। तो ये आयुर्वेद आया कैसे, तो ब्रह्म स्मृत्वा, ब्रह्मा जी ने, पहली बार कैसे आया, ब्रह्मा जी ने उसका स्मरण किया। मतलब ब्रह्मा जी ने लिखा ऐसे भी नहीं है, स्मरण किया, मतलब स्मरण किया अगर है तो ब्रह्मा जी के पहले भी वो एग्जिस्ट करता था, ऐसा ऐसे, ऐसा हम कह सकते हैं। तो उसके पहले भी एग्जिस्ट करता था, और इस कारण से उन्होंने स्मरण किया, उन्होंने लिखा नहीं, उन्होंने इन्वेंट नहीं किया। वो पहले एग्जिस्ट करता था और उनको उन्होंने उसका स्मरण किया। फिर प्रजापति में जिग्रह, दक्ष प्रजापति को ये ज्ञान ब्रह्मा जी से मिला। सो अश्विनव, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमारों को ये ज्ञान मिला। तौ सहस्राक्षम, अश्विनी कुमारों से सहस्राक्ष यानी भगवान इंद्र को ये ज्ञान मिला। सो अत्रिपुत्र अधिकान मुनि, अभी इंद्र तक जो है ये देव परंपरा चली।
इंद्र से आगे, भगवान इंद्र के बाद अत्रिपुत्रादिकान मुनि, अत्रिपुत्रादि जो मुनि है, ये मनुष्य लोक में, ये मर्त्य लोक में ये विद्या आई। अभी यहां पर आके विद्या रुकी क्या? नहीं, तो मर्त्य लोक में ये कैसे आगे चली? इन मुनियों के शिष्य जो थे, ते अग्निवेशादिकांश थे, अग्निवेशादि उनके शिष्य जो थे, उन्होंने ये विद्या आत्रेयादि महर्षियों से सीख ली। और उन्होंने क्या किया? तू पृथक तंत्राणि ते निरे, उन्होंने पृथक, अलग अलग तंत्र लिखे। मतलब उन्होंने जो जो समझा महर्षियों से, आयुर्वेद के बारे में उन्होंने जो जो सुना, जो जो समझा, वो सारी चीजें उन्होंने तंत्र रूप में लिख के रखी। जैसे उन्होंने अपना डेजर्टेशन हो, नोट्स हो, इस फॉर्म में उन्होंने संहिता रूप में, लिखित स्वरूप में आयुर्वेद को प्रिजर्व किया। अभी वो सारी नोट्स, वो सारी संहिताएं जो थी, वो कैसी थी? तेभ्यो अति विप्रकीर्णेभ्य, वो जो थी वो काफी डिटेल्ड थी। अगर कोई विद्यार्थी किसी विद्या को सीख रहा है, अच्छे से सीखना है, अच्छे से याद रखना है, अच्छे से समझना है, तो उसकी नोट्स लिखते हैं। नोट्स लिखते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि भूल न जाए, जो उन्होंने बोला था वो अच्छे से ध्यान में रहे। इस कारण से थोड़े डिटेल्ड नोट्स होते हैं। तो डिटेल्ड नोट्स कहिए या फिर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कहिए, जो जो नोट्स आगे भी इस्तेमाल करेंगे उनके लिए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो इस कारण से ये संहिताएं जो लिखी थी, ये तंत्र जो लिखे गए थे, वो सारे काफी डिटेल्ड थे। उन डिटेल्ड संहिताओं को, उन डिटेल्ड तंत्रों को जो है पूरा का पूरा अगर बताने जाएंगे, सभी तंत्रों को पूरा का पूरा बताने जाएंगे, तो इतना वास्ट वो विषय बन जाएगा कि शायद एक आयु में पूरा सीख पाना संभव ना हो। सिलेबस का टाइम इतना ही समय है, और उतने में अगर सीखना पड़े तब तो बहुत ही मुश्किल हो जाए। तो तेभ्यो अति विप्रकीर्णेभ्य प्रायः सारतरोच्चय, तो उसे सारतर, उसका सार भाग जो है, प्रायः, प्रिफरेबली, प्रोबेब, ये जो है सिर्फ सार भाग जो है, उसी के बारे में हम ये करके, उसे इकट्ठा करके, क्रियते अष्टांग हृदयम, अष्टांग हृदय हम बना रहे हैं। तो अष्टांग हृदय क्या है? तो ब्रह्म स्मृत्वा, ब्रह्मा जी ने जिसका स्मरण किया था, ऐसा आयुर्वेद जो देव लोक से मर्त्य लोक में मनुष्यों को मिला, वो आत्रेयादि मुनियों ने अपने शिष्यों को सिखाया, और शिष्यों ने जो तंत्र रूप में लिख के रखा, वो सार फॉर्म में, इन ब्रीफ, उसका ज्ञान जो है वो हम अष्टांग हृदय स्वरूप संहिता में कर रहे हैं। और वो कैसा है? नाति संक्षेप विस्तरम, जो एकदम संक्षेप भी नहीं है कि हाँ ब्रीफली बताना है तो छोटा सा कर दिया, एकदम ऐसा नहीं है। और बहुत विस्तृत भी नहीं है कि इतना विस्तृत हो जाए कि पढ़ते पढ़ते सालों लग जाए, ऐसा भी नहीं। तो इस प्रकार से नाति संक्षेप विस्तरम, ऐसा क्रियते अष्टांग हृदयम, ऐसा हम अष्टांग हृदय जो है, हम ये आपके सबके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, बना रहे हैं, क्रियते, बना रहे हैं। तो अभी इसमें क्या है? तो अष्टांग हृदय क्यों कह रहे हैं, इसका नाम अष्टांग हृदय क्यों? तो अगर ये देखेंगे, अगला श्लोक जो है, पांचवा, तो श्लोक के ऊपर लिखा है, कानि पुनस्ता पुनस्तानि अष्टांगानि इत्याह। ये अष्टांग हृदय का अष्टांग क्यों बोला है? क्या है ये अष्टांग? तो ये अष्टांग है, काय बाल ग्रहोर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरा वृषाण अष्टावंगानि तस्याहुश्चिकित्सा येषु संश्रिता।
तो ये अष्टांग है, ये 8 अंग है। आयुर्वेद के ये 8 अंग है जिनकी चिकित्सा की जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये 8 फील्ड्स है, 8 स्पेशलाइजेशन है, मेन स्पेशलाइजेशन। तो क्या है? काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट्रा, जरा, वृषा। ये 8 हो गए। तो काय क्या है? काय मतलब शरीर है। तो ये काया है, ये शरीर है। उस शरीर की चिकित्सा, उस शरीर में होने वाले व्याधि और उन व्याधियों की चिकित्सा जो फील्ड देखता है, वो है काय चिकित्सा। शरीर में होने वाले व्याधि, उन सब की चिकित्सा काय चिकित्सा। फिर बाल चिकित्सा। बाल चिकित्सा मतलब बच्चों की चिकित्सा। छोटे बच्चे जो होते हैं, उनके उन्हें होने वाले जो व्याधि होते हैं, उनकी चिकित्सा। अभी काय चिकित्सा जब बोल ही दिया है, तो पूरे शरीर में होने वाले व्याधि हैं। पूरे शरीर में होने वाले व्याधियों के लिए अगर एक स्पेशलाइजेशन बन चुका है, तो बाकी स्पेशलाइजेशंस की क्या आवश्यकता है? अभी बाल चिकित्सा अगर कहेंगे, तो बाल का भी तो काय ही है, बाल का भी तो शरीर ही है। तो उस शरीर में होने वाली व्याधियां तो वो काय चिकित्सा के अंतर्गत ही आनी चाहिए। तो अलग से क्यों बोला? उसके कुछ कारण है। पहला कारण तो ये है कि बाल का शरीर जो है वो पूर्णतः परिपक्व नहीं होता, वो बन रहा है, पूर्णतः बना नहीं है। जैसे कि एडल्ट्स का शरीर है, एडल्ट्स की काया जो है वो एक स्टेज तक आके स्टेबल हो चुकी है, बन चुकी है, स्थिर है, कंपैरेटिवली स्थिर है। पर बाल का शरीर जो है वो अभी भव में है, वो बन रहा है। उसका शरीर जो है वो बन रहा है, बढ़ रहा है। साल दर साल अगर देखते जाएंगे, तो उसके शरीर की वृद्धि होती जाती है, अवयवों की वृद्धि होती जाती है, बुद्धि की वृद्धि होती जाती है। एडल्ट्स में कैसे होता है कि एक विशिष्ट आयु के बाद शरीर का बढ़ना रुक जाता है, उसका जर्जरीकरण होता रहता है। ऐसा नहीं है कि रुक जाता है मतलब शरीर बन गया और उसके आगे कोई बदलाव नहीं होता। जर्जरीकरण होता जाता है, क्षरण होता जाता है, क्षरण होता जाता है शरीर, लेकिन उसका बढ़ना नहीं होता। तो बाल का शरीर जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता रहता है, कंप्लीट बना हुआ नहीं होता है। तो बनने का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअस होता है। इस अवस्था में शरीर की ओवरऑल कंडीशन जो होती है वो अलग होती है कंप्लीटली फॉर्म्ड शरीर के कंपैरिजन में। तो इस कारण से बाल चिकित्सा जो है वो अलग से बोली है। उनमें होने वाले व्याधि जो है वो कंप्लीटली फॉर्म्ड शरीर के कंपैरिजन में थोड़े अलग हो सकते हैं, अलग तरह से हो सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि वो उनमें होने वाले लक्षण और उन लक्षणों को एक्सप्रेस करने की पद्धति बालों में अलग होती है। जैसे एडल्ट्स सारी की सारी बातें, सारे लक्षण बताकर एक्सप्रेस कर सकते हैं, वैसे शायद बाल नहीं कर सकते। थोड़े बड़े होने के बाद बोल सकते हैं, उस समय बाल जो है वो बात कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले जो है वो ये भी नहीं कर सकते। तो बाल चिकित्सा अलग से बोली गई है, काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा। उसके बाद क्या है? ग्रह चिकित्सा। ये एक ऐसा भाग है आयुर्वेद का, अष्टांग आयुर्वेद का, जो सबसे कम उपयोग में आता है। अभी कैसा कह सकते हैं कि लुप्त होने की मार्ग पर है। ग्रह चिकित्सा ये क्यों बोला है? तो ग्रह जो है ये ऐसे हेतु है, ऐसी चीजें हैं जो शरीर के और अपने क्षमता के बाहर की। विकाय और बाल जो है, इनमें होने वाले व्याधि जो है वो हमारी किसी कारण से, हमने कोई हेतु सेवन किया हो, कुछ ऐसी चीज की है जिसके कारण से हमें व्याधि हुई, तो उसका कारण हम खुद है। ऐसे व्याधि जो है वो काय बाल में होते हैं। अभी ग्रह जो है वो क्या है? कोई बाहर का कारण है, ऐसा कारण जो हमारे
हमारे आधिपत्य में डायरेक्टली नहीं है, बाहर का कारण है। तो कोई ग्रह है, देव भूत पिशाच है, सूक्ष्म भूत है, तो ऐसी कोई चीजें जो व्याधि को उत्पन्न करती है, तो उन चीजों का और उनके कारण होने वाले व्याधियों का निराकरण जिस फील्ड में होता है वो ग्रह चिकित्सा है। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये आगंतु है, व्याधि है। आगंतु मतलब क्या है, वो आगे देखेंगे, वो भी आएगा। ब्रीफली ऐसा समझ सकते हैं कि बाहरी कारण जो है, जो हमारे हाथ में नहीं होता, वैसे सारे बाहरी कारण जो है वो आगंतु होते हैं। तो ये ग्रह जो है ये आगंतु कारण है। तो वो ग्रह अभी बाल के बाद तुरंत क्यों बोला, क्योंकि ज्यादातर ये ग्रह जो है वो बालों में देखे जाते हैं। अभी इसमें भी संहिताओं में भी जब ग्रह चिकित्सा बोली गई है तो बाल चिकित्सा के संदर्भ में ही बोली गई, कौमार भृत्य के संदर्भ में ही बोली गई। इस कारण से ग्रह अभी एडल्ट्स में भी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, लेकिन प्रिडोमिनेंटली इनमें होती है, क्योंकि देह जो है उनका पूरी तरह से फॉर्म नहीं हुआ है, वो डेवलपिंग स्टेट में है। तो बाहरी हेतु जो है वो उनको अफेक्ट करने की संभावना ज्यादा होती है। तो ग्रह चिकित्सा। फिर ऊर्ध्वांग चिकित्सा। ऊर्ध्वांग मतलब क्या है, ऊर्ध्व ऊपरी हिस्सा, ऊर्ध्व के अंग, शरीर का ऊपरी हिस्सा, उत्तमांग भी कहते हैं। तो गले के ऊपर का जितना भी हिस्सा है उससे संबंधित होने वाले व्याधि, उनकी चिकित्सा ऊर्ध्वांग चिकित्सा। तो ये ऊर्ध्वांग चिकित्सा ये अलग से क्यों बोली है, अगर काय चिकित्सा पूरा शरीर है तो काय में ये ऊर्ध्वांग भी आते हैं, ये उत्तमांग भी आता है, ये सर जो है वो भी आता है, गले से ऊपर का पूरा हिस्सा वो भी आता है। तो ये अलग से क्यों बोला है, ये इसलिए बोला है क्योंकि ये हिस्सा जो है ये इंद्रियों का स्थान है। सारे ज्ञानेंद्रिय इस हिस्से में लोकेटेड है, और उनको होने वाले व्याधि जो है वो अलग से देखने की आवश्यकता होती है। बाकी व्याधियों की तरह उनको नहीं देख सकते, क्योंकि इंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों की बात है। तो ज्ञानेंद्रिय के अधिष्ठान और ज्ञानेंद्रिय ये सारे के सारे इस एरिया में लोकेटेड होते हैं। तो इसका अलग से ध्यान देना पड़ता है, और इसके होने वाले व्याधि भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मात्रा में है, अलग अलग टाइप्स के हैं। तो उसको एक अलग फील्ड बना दिया गया, और उसके चिकित्सा में शलाका का उपयोग होता है, इसलिए शालाक्य तंत्र कहा गया उसे। तो काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग, उसके बाद शल्य। अभी ये सारे व्याधि जो है ये ऐसे व्याधि हैं जिसमें दोषों की विकृति होती है और व्याधि की उत्पत्ति होती है। पर ऐसा कभी हो जाए कि दोष की विकृति जो है वो शरीर के अंदर ना होकर किसी बाहरी कारण से हुए, जैसे ग्रह चिकित्सा ग्रह में हुआ, वैसे ही ग्रह ना होकर कोई स्थूल द्रव्य है, कोई भौतिक द्रव्य है, कोई भौतिक कारण है, और उसके कारण अगर व्याधि हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे शल्य कहते हैं। जो शरीर को बाधा करता है, बाहरी कारण है, जो शरीर के संपर्क में आया और उसके कारण शरीर को बाधा करता है, विकृति करता है, तो उसे शल्य कहते हैं। उन शल्यों का मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स जो भी है जिसके कारण व्याधि उत्पन्न होती है, और थोड़ा स्पेसिफिक कहेंगे तो ऐसे शल्यों की चिकित्सा करते समय जब शस्त्रों का उपयोग करना पड़े तो उसे शल्य चिकित्सा कहते हैं। शल्य, जो शल्य को निकालने के लिए जहां पर सर्जिकल इंटरवेंशन की आवश्यकता होती है, तो वो वाला फील्ड जो है वो कंप्लीटली अलग बोला गया है, वो शल्य है। उसके आगे दंष्ट्रा। दंष्ट्रा मतलब क्या है, तो विष। एक्सटर्नल फैक्टर्स तो हो गए, अभी एक्सटर्नल फैक्टर्स में और थोड़ा डिटेल। पॉइजनस कोई इन्फेस्टेशन हुआ, किसी विष का प्रयोग हुआ, वो भी एक्सटर्नल फैक्टर ही है। पर यहाँ पर
सिर्फ सर्जिकल इंटरवेंशन से काम नहीं बनेगा, तो उसे अलग तरह से हैंडल करना पड़ता है। तो इस कारण से ये फील्ड ही अलग हो गया, दंष्ट्रा। तो ऐसा कह सकते हैं टॉक्सिकोलॉजी। तो ये दंष्ट्रा अलग फील्ड हुआ, ये सातवां हुआ। और उसके बाद वृषांग, वृष। अभी ये अलग से क्यों बोला है, वृष मतलब क्या है? तो अब तक के जितने भी फील्ड्स है, ये अपने शरीर के लिए थे। काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट्रा। सॉरी, बीच में जरा, जरा रह गया। दंष्ट्रा के बाद जरा, जरा मतलब एज रिलेटेड। जैसे जैसे अ, वय बढ़ता जाता है, तो बालों के जो व्याधि होते हैं वो अलग तरह के होते हैं, वृद्धों के व्याधि जो होते हैं वो अलग तरह के होते हैं, तो उनके लिए जरा चिकित्सा। और उसके बाद वृष। तो जरा, काय से लेकर जरा तक के जितने भी व्याधि है, ये सारे अपने शरीर के संबंध में होते हैं। अभी अपने शरीर के परे जब रिक्रिएशन की बात होती है, तो अपने शरीर के परे है वो। कोई नया शरीर जो है वो बनने की प्रक्रिया उसमें होती है। नया शरीर मतलब अपनी प्रोजेनी जब बनानी होती है, तो अपने गुण जो है वो प्रोजेनी में एक्सपेक्टेड होते हैं। तो बच्चे जब होते हैं, तो हमारे शरीर से बच्चों का शरीर बनता है। तो अपने शरीर के अलावा उसके आगे जाकर अ, ये होना, मतलब प्रोजेनी में उसके गुणों को बढ़ाना, या फिर उस संबंध में होने वाले व्याधि। अभी मेरे शरीर में होने वाली व्याधि ठीक है, लेकिन आगे रिक्रिएशन में, रिप्रोडक्शन में होने वाली जो भी अड़चने होती है, उन्हें ट्रीट करना, ऐसा वाला फील्ड जो है वो वृष, और उसे वृष चिकित्सा कहा जाता है। तो ये अष्टावंगानी, अष्ट अंग जो है, ये अष्ट अंग, अष्टांग हृदय बन अष्टांग आयुर्वेद कहा जाता है। तो अष्टावंगानी तस्याहु चिकित्सा येषु संश्रिता। तो ऐसी 8 अंग, ऐसे 8 अंग और उनकी चिकित्सा जहां पर बोली है, ऐसा ये अष्टांग हृदय है। तो अभी हम रुकेंगे यहाँ पर।